नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इजराइल और ईरान जो है वो अब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ चुके हैं। तो आज अब इस वीडियो के अंदर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये पूरा जो वॉर है ये काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इसमें मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ किसका साथ देंगी। क्या वो इजराइल के साथ जाएंगी या कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ईरान के साथ जाएंगी और क्यों जाएंगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में समझने वाले हैं। बिकॉज ये जो पूरा इशू है ये क्योंकि बहुत सदियों पुराना है और इस वजह से जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं वो डायनेमिक्स वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। अब अगर आप अभी तक हमने क्या क्या देखा है उसको आप देखो तो ईरान ने क्या किया, परसों इजराइल के ऊपर में अपने फुल ताकत से अटैक किया। उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज़ करके इजराइल के ऊपर में अटैक किया और ये अटैक जो है वो उसकी जानकारी पहले से इजराइल को भी थी और यूएस को भी थी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया था कि हम रिवेंज लेंगे। अगर आप क्लियर कॉन्फ्रंटेशन सामने सामने देखो तो ईरान ने क्यों अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो द रीज़न वाज क्योंकि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में और इसी एम्बेसी के अटैक में आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 6 बड़े कमांडर्स मारे गए थे। और आईआरजीसी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है ईरान की, तो इसी वजह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खुमैनी, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ईद के बाद हम रिवेंज लेंगे और रिपोर्ट्स भी यही कह रही थी कि ये लोग ईद के बाद रिवेंज लेंगे। और वही 12 अप्रैल के बाद इन्होंने बड़ा अटैक कंडक्ट किया इजराइल के ऊपर। अब जो ये पूरा अटैक हुआ इसमें अगर आप इजराइल की मानो और इजराइल की मिलिट्री की मानो, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मानो, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है डैनियल हगारी, उन्होंने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया है कि हमारे यहाँ पर इजराइल के अंदर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई सीरियस, किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई, ना ही कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ। अब ये बात जब वो खुद क्लियर कर रहे हैं तो अब आप समझना कि इजराइल का जब कोई ग्राउंड ही नहीं बनता अब ईरान के ऊपर में काउंटर अटैक करने का, क्योंकि इजराइल में कोई नुकसान हुआ नहीं, किसी की डेथ हुई नहीं, तो आप बदला किस चीज़ का लोगे। इजराइल ने क्यों हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया था, क्योंकि हमास ने 1400 इजरायली सिटीजन्स की हत्या कर दी थी, का मर्डर कर दिया था। इसी वजह से इजराइल ने हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। लेकिन जो ईरान ने अटैक किया, और ईरान ने खुद भी ये चीज़ कंफर्म किया कि हमने तो जो अटैक किया वो स्पेसिफिक पोजीशंस पे किया है और मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया है और उन मिलिट्री बेसिस का भी कोई बहुत नुकसान हुआ नहीं है। तो अभी इजराइल का कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें या ना करें। तो अगर इजराइल जो है वो अटैक कर देता है तब तो ये पूरा मामला बहुत एस्केलेट हो जाएगा, बट अगर नहीं करता है तो यहाँ से डी एस्केलेशन शुरू हो सकता है। क्योंकि अगर आप सच में देखो तो इजराइल का ग्राउंड बनता नहीं है और यूएस भी यही चाहता है। देखो, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यूएसए के जो बाइडेन हैं प्रेसिडेंट, वो ये वॉर करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इजराइल वॉर में जाए और ईरान के साथ जाए, ईरान ख़त्म हो जाए, उसकी पावर ख़त्म हो जाए। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूएस की डायनेमिक्स समझोगे तो यूएसए के अंदर में अभी हैं इलेक्शंस। यूएसए ऐसा हमेशा चाहता है कि वॉर हो जाए, बट अभी इस वाले वॉर में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी खुद की प्रेसिडेंट की कुर्सी खतरे में है। यूएस के अंदर में इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी कल की खबर है, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे। अब आप सोचना किस तरीके से जो बाइडेन की इमेज है। वहां पर लोग जो हैं वो जो बाइडेन को जेनोसाइड जो बोलते हैं कि इन्होंने इतने लोगों को मरवा दिया। 1400 इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई, उसके बाद कम से कम 2 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस, और भी ये नंबर बड़ा हो सकता है, 2 लाख पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कैजुअलिटी हुई है। कोई घायल है, कितने मर चुके हैं, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, कितने एड वर्कर्स की इसमें डेथ हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके, मतलब यूएस के अंदर में क्योंकि बड़ी मात्रा प्रो पैलेस्टीनियंस की रहती है, बहुत बड़ी मात्रा मुस्लिम्स की रहती है, क्रिश्चियंस भी हैं, वो किसी ऐसे वॉर में जाना ही नहीं चाहते जो उनका है नहीं। इसीलिए वो लोग जेनोसाइड जो बोल रहे हैं कि इन्होंने मिडिल ईस्ट में के अंदर इतना रायता फैला दिया कि मिडिल ईस्ट में जो सिविलियंस थे जिनकी कोई गलती नहीं थी उनकी डेथ हो गई। और इसी वजह से जो बाइडेन का सर का दर्द बना हुआ है पूरा इशू, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी से डी एस्केलेशन हो जाए और जल्दी से ये सारी चीज़ें रुक जाएं। और इसीलिए उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि क्योंकि आपके यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने कोशिश करके साथ मिलकर के सारे जो मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। ऑलमोस्ट 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, तो आप अब कोई काउंटर अटैक नहीं करेंगे। और यूएन ने भी सुबह सुबह इमरजेंसी आज के दिन ही मीटिंग बुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसके अंदर यही डिस्कस हो रहा है कि इस पूरे मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और इजराइल ने भी अपने कंट्री के अंदर में वॉर कैबिनेट बुलाई है, 3 घंटे की मीटिंग हुई है। उसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि इजराइल का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डाइसी सिचुएशन है ना। इजराइल क्यों अटैक करेगा ईरान के ऊपर में, क्योंकि उसका कोई ग्राउंड ही नहीं जब बन रहा है। लेकिन वहीं से दूसरी खबर ये आती है
कि जो इजराइल को सपोर्ट किया कंट्रीज ने, क्योंकि इजराइल के खुद के स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी ने क्लियर ये चीज़ कर दी थी और टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है ये बात एडिटोरियल में कि इजराइल अकेले इस पूरे अटैक को कभी डिफेंड नहीं कर पाता अगर यूएसए और बाकी एलाइज कंट्रीज खड़ी नहीं होती। बाकी एलाइज कंट्रीज का जैसे ही नाम आता है वैसे ही इसमें नाम जॉर्डन देश का आ जाता है। अगर आप पहले जॉर्डन देश की लोकेशन समझ लो यहाँ से मैप के थ्रू, अब देखो इजराइल ये है और इजराइल का जो पूरा बाउंड्री है वो जॉर्डन देश के साथ लगता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर में, तो ईरान ने जब ये अटैक किया इजराइल के ऊपर में तो उसकी जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री थी वो जॉर्डन के मतलब जो स्पेस है एयर स्पेस उसके ऊपर से जा रही थी। तो जॉर्डन की एयरफोर्स ने उसमें खबर ये आती है कि उन मिसाइल्स को या उन ड्रोन्स को शॉट डाउन कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया इजराइल पहुंचने से पहले ही। और ये जो किया है जॉर्डन ने, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला बढ़ सकता है क्योंकि ईरान अब जॉर्डन के ऊपर अटैक कर सकता है कि आपने हमारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को क्यों इंटरसेप्ट किया बीच में। और ये इस तरीके से पूरी एलाइज जो हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे इस पूरे मामले के अंदर में। तो अब यही समझने की बात है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री का सपोर्ट करेगी अगर कुछ ऐसा होता है तो। वैसे तो शायद ये पूरा मामला डीएस्केलेट हो जाएगा क्योंकि इजराइल का कोई ग्राउंड नहीं बनता अटैक करने का। अब यूएस बैकफुट पे जा चुका है, यूएस भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा इजराइल को अगेन काउंटर अटैक करने के लिए जब तक ईरान कुछ और ना करता है। तो अब यहाँ पर अगर आप समझोगे तो पूरा मामला काफ़ी पुराना है। ये पूरा मामला है ऑलमोस्ट 1948 का। अब 1948 में क्या हुआ कि इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया और जैसे ही इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया उसके ठीक एक दिन बाद 5 देशों ने इजराइल के ऊपर वॉर छेड़ दिया। इन 5 देशों में सबसे बड़ा जो उसमें कंट्री था, जो सबसे बड़ा उसमें पार्टिसिपेंट था वो था इजिप्ट। और इजिप्ट का मिडिल ईस्ट में एक समय पर काफ़ी इज्जत हुआ करती थी। जिस तरीके से आज ईरान की पोजीशन है जिसको इस्लाम की ताकत की तरह देखा जाता है, जो सऊदी अरेबिया की पोजीशन है, ठीक उस तरीके आप समझ लो इजिप्ट एक टाइम पर वो पोजीशन होल्ड करता था मिडिल ईस्ट के अंदर में। अगर डायनेमिक्स चेंज नहीं हुई होती तो आज भी इजिप्ट वहाँ का बहुत बड़ा प्लेयर होता। तो इजिप्ट मेजर इसमें प्लेयर था, बाकी छोटे छोटे प्लेयर थे। यहाँ पर लेबनान जो था वो भी बहुत मेजर इसमें प्लेयर था क्योंकि इसकी बाउंड्री इजराइल से लग रही थी, तो इसलिए लेबनान भी जो है वो इजराइल के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ था। एंटी ज्यू सेंटिमेंट वहाँ पर अपने पीक पर था। उसके बाद सीरिया इसमें इन्वॉल्व था, उसके बाद इराक था और जॉर्डन था। जॉर्डन नाम ध्यान रखना कि ये 5 कंट्रीज ने एक टाइम पर इजराइल में 1948 में इजराइल के ऊपर वॉर छेड़ दिया था और इजराइल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। इजराइल ने ये वॉर लड़ी। ये वॉर क्या फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, सबने अपनी अपनी आर्मी नहीं भेज पाई थी। मेजर वॉर आप समझ लो लेबनान के थ्रू ही ये लड़ रहे थे। 1948 से लेकर के 1949 तक ये पूरा वॉर चलता है और इस वॉर में अगर आप देखोगे तो लेबनान का जो सदर्न वाला हिस्सा था, जो ये येलो से शेडेड पोर्शन है सदर्न का पूरा पार्ट, जो कि ये इजराइल से बॉर्डर लग रहा है, और ये सदर्न वाला पूरा पार्ट जो है ये पूरा इजराइल ने कब्जा कर लिया। और फाइनली साल 1949 के अंदर में एक आर्मिस्टिस साइन होती है और इस पूरे एरिया पर अभी तक इजरायली मिलिट्री मौजूद थी। और 1949 से साल 2005 तक यहाँ पर इजरायली मिलिट्री ने इस पूरे एरिया को होल्ड करके रखा हुआ था। बाद में इन्होंने एक अग्रीमेंट करके ये पूरा हिस्सा जो है वो वापस दिया। अदरवाइज इजरायली मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने लेबनान का पूरे ये हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और उसी के बाद से लेबनान के साथ जो इनके कंडीशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए और सिचुएशन सही होने का नाम नहीं ली, क्योंकि इस पूरे इशू के बाद बड़ी मात्रा में जो पैलेस्टीनियंस थे वो भाग करके लेबनान में आकर के शरण लेने लगे और रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लग गए। और लेबनान की भी गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि इजराइल से हम डायरेक्टली जो है वो नहीं लड़ सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जो रिफ्यूजी कैंप्स थे उन सब में, क्योंकि पैलेस्टीनियंस बड़ी मात्रा में रहते, तो ये पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अपनी जो मांग थी उसको काफ़ी प्रबलता से रखते थे। वो कोशिश करते थे कि इजराइल के खिलाफत कम से कम कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में करे, क्योंकि इजिप्ट से काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन इजिप्ट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब जो ये पूरे पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी रहते थे वहाँ पर कैंप्स में, धीरे धीरे इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल विंग बनाई और यहीं से आप देखते हो कि 1965 के अंदर में वहाँ पर फतेह पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर में आ जाती है। फतेह पार्टी एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करती है जॉर्डन के अंदर में भी और लेबनान के अंदर में भी। यही फतेह पार्टी जो आज PLO के अंदर में भी है और जो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है वहाँ पर चुनाव भी लड़ती है, उसी फतेह पार्टी ने 1965 में लेबनान के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। और इस मूवमेंट के बाद छुटपुट जो है आज आप अटैक देखते हो ना बॉर्डर पे, कभी इजराइल ने अटैक किया लेबनान ने, कभी हिजबुल्लाह ने अटैक किया लेबनान में, ये जो छुटपुट अटैक है ये एक्चुअल में 1965 से शुरू हुआ, जहाँ पर लेबनीज आर्मी जो है वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही है।
इसराइल के साथ में। बट ये जो छोटे छोटे मिलिशियाज हैं 1965 में जो फतेह पार्टी सपोर्ट कर रही थी, जिन मिलिशियाज को, जो छोटे छोटे लोग जिनको हथियार मिल गए थे, और ये हथियार कहाँ से आ रहे थे इनके पास, ये हथियार आ रहे थे सीरिया से इनके पास। तो उस हथियारों के दम पर, उस फंड्स के दम पर लेबनान में छोटे छोटे मिलिशियाज जो हैं वो इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होती हैं फिर से एक बार मिडिल ईस्ट के अंदर में, और फतेह पार्टी के सपोर्ट से लेबनान को ताकत मिलती है। हालांकि लेबनीज आर्मी ने शुरू में कोशिश किया था कि फतेह पार्टी को ख़त्म कर दे और जो छोटे छोटे मिलिशियाज हैं इनको भी ख़त्म कर दें, क्योंकि लेबनीज आर्मी को पता था कि नुकसान अल्टीमेटली हमारा है। बट वहाँ पर जो जनसंख्या थी लोगों की लेबनान के अंदर में, क्योंकि वो इतनी मात्रा में पैलेस्टीनियंस पहुँच चुके थे कि लेबनीज आर्मी उनको मार नहीं सकती थी सबको, वो सिविलियंस थे, और वो एक तरीके से प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स का एक पूरा जत्था ग्रुप बन गया था जो कि बहुत बड़ा था। दूसरे साइड क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियंस जो हैं वो बिल्कुल भी एंटी वॉर थे, वो बिल्कुल भी वॉर करने को तैयार नहीं थे इस पूरे मामले में जहाँ पर उनको कोई कंसर्न ना हो। तो इसलिए दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे। तो लेबनीज आर्मी भी काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई, और इसीलिए हिजबुल्लाह जो है वो स्ट्रांग होते चला गया लेबनान के अंदर में। जो आज आप इतना बड़ा नाम हिजबुल्लाह देखते हो, वो 1965 के टाइम पर इतना बड़ा नाम नहीं हुआ करता था। वो एक छोटा सा मिलिशिया था, हिजबुल्लाह तो नाम भी नहीं पड़ा था उसका उस टाइम पर। और इन सारे इश्यूज़ के बाद 1967 में अरब के अंदर में वॉर हो जाता है, जहाँ पर मेजर जितनी भी ये प्लेयर्स जिनका मैंने आपको पहले नाम बताया, ये सब फिर से एक बार इजराइल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस पूरे 1967 के अटैक में जो है, जिसको 6 डे वॉर कहते हैं, 6 दिन के अंदर में इजराइल ने एक बार फिर से अरब स्टेट्स को हरा दिया मिडिल ईस्ट में। अब 1967 के इस हार के बाद फतेह पार्टी का जो पूरा प्रोमिनेंस था वो काफ़ी कम हो गया लेबनान के अंदर में। और एक और घटना हुई 1967 के इस हार के बाद कि अरब स्टेट्स में जो रेलेवेंस थी इजिप्ट की वो अब कम होती जा रही थी। और उसके बाद क्या होता है कि 1967 के बाद यासिर अराफात जो हैं वो एक बहुत बड़े लीडर बन करके आते हैं पूरी दुनिया के सामने में। और उसी यासिर अराफात जो हैं वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो आज भी मतलब जो फतेह पार्टी है, जो हमास है, ये सब एक टाइम पर PLO के हिस्सा हुआ करते थे। और इस PLO के अंदर में कम से कम 40-50 पार्टियां इसके अम्ब्रेला के अंडर में काम कर रही थी, और इसी PLO की कमान संभालते हैं यासिर अराफात। और वो समझ जाते हैं कि इस तरीके से आप वॉर नहीं लड़ सकते हो डायरेक्टली इसराइल के साथ, बिकॉज इसराइल के पास काफ़ी ताकत है, टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी साउंड है वो लोग, और उनके पास मिलिट्री पावर जो है वो US के थ्रू आ रही है। अगर US सपोर्ट करेगा, क्योंकि US एक उस टाइम पर बहुत बड़ा सुपर पावर हुआ करता था पूरी दुनिया का। आज US की रेलेवेंस कम है, लेकिन उस टाइम पर काफ़ी रेलेवेंस हुआ करती थी, और US को काउंटर करने के लिए कोई भी कंट्री नहीं थी रशिया के अलावा। तो US का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर में। ये बात यासिर अराफात बहुत अच्छे से समझते थे, और इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करना शुरू किया। हालांकि छोटी छोटी जो मिलिशियाज थी वो सीरिया के अंदर भी काम कर रही थी, जो कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में थी, वो इराक के अंदर भी काम कर रही थी, वो लेबनान के अंदर तो थी ही, वो और भी देश जो थे जॉर्डन के अंदर में भी थी। तो इन सारे देशों में ये छोटी छोटी मिलिशियाज काम कर रही थी। लेकिन यासिर अराफात जो कि फेस थे इस पूरे पैलेस्टीन मूवमेंट के, वो डेमोक्रेटिकली इस पूरे मामले को परस्यू करना चाह रहे थे। और 67 के बाद उन्होंने पूरी कमान संभाल ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लेबनान के अंदर में जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स थे उनकी कमान लेबनीज आर्मी से एक कायरो अकॉर्ड साइन किया 1967 के बाद ही। और वो कायरो अकॉर्ड्स जैसे ही साइन होते हैं, उसके बाद उन सारे लेबनीज जो आर्मी के होल्ड में जो पूरे रेफ्यूजी कैंप्स थे जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते थे, उन सब का होल्ड यासिर अराफात ने PLO के अंडर में ले लिया। और वहीं से फिर बहुत सारे मिलिशियाज के बनने की पूरी जर्नी शुरू होती है, वहीं से हिजबुल्लाह के बनने की भी जर्नी शुरू होती है। जो पूरे जो कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में पैलेस्टीनियंस रहते थे, उनको मोबिलाइज करके एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया यासिर अराफात ने। लेकिन साल 1979 में एक इस पूरे मामले के बाद अभी वो मूवमेंट खड़ा हो रहा था, पूरे पैलेस्टीन को सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन साल 1979 में एक और घटना हो जाती है। घटना क्या होती है? कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हो जाता है। कैंप डेविड अकॉर्ड में क्या होता है? कैंप डेविड अकॉर्ड में बेसिकली क्या होता है कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, वो मिल करके इजराइल के साथ में एक डील साइन कर लेते हैं, एक अकॉर्ड साइन कर लेते हैं, जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहते हैं। और वो इस पूरे पिक्चर से गायब हो जाते हैं। मतलब उन्होंने इजराइल को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस पूरे अरब वॉर में जो इजिप्ट की रेलेवेंस थी उसको एकदम से ख़त्म कर दिया। लेकिन 1979 के कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद इजिप्ट का रेलेवेंस यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाता। अब 1979 का जो पूरा ईयर था, इसमें इजिप्ट का रेलेवेंस खत्म होता है, जो इस्लाम की ताकत माना जाता था जो देश इजिप्ट, और वहीं से रेलेवेंस शुरू होता है ईरान का। अब 1979 के पहले ईरान के अंदर में हमेशा से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसको वेस्ट सपोर्ट करता था।
या वेस्ट का पपेट कहते थे उस पूरी गवर्नमेंट को। लेकिन 1979 में ईरान के अंदर में होता है एक रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर लीडर बनते हैं, सुप्रीम लीडर बनते हैं रुहुल्ला खोमेनी। अगर आप इमेज से देखोगे तो रुहुल्ला खोमेनी वहां के एक सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के। और 1979 के बाद रुहुल्ला खोमेनी जब पावर में आते हैं, अपनी पहली स्पीच में उन्होंने क्लियर किया था कि अब ईरान जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइस बनेगा, और हर जगह पर जहां पर इस्लाम को ज़रूरत होगी, ताकत की, जहां पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ईरान जो है वहां पर इस्लाम की आवाज़ के साथ में खड़ा है। और इसीलिए 1979 में इन्होंने IRGC का गठन किया पूरी दुनिया में इस्लाम को ताकत देने के लिए, जिसका नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इन्हीं गार्ड कॉर्प्स के कमांडर्स की डेथ ईरान के एम्बेसी में हुई थी। अब यहाँ से इन्होंने IRGC फॉर्म करके अलग अलग देशों में सपोर्ट करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें किया सीरिया का। अब यहाँ पर सीरिया के अंदर में प्रॉब्लम क्या थी? सीरिया के अंदर में छिड़ा हुआ था ज़बरदस्त सिविल वॉर, और वो सिविल वॉर किसके खिलाफ था? वहाँ पे सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद। बशर अल असद जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे किसके खिलाफ? कुर्द के खिलाफ भी लड़ रहे थे, और बहुत सारी मिलिशियाज थी जो कि अपना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहती थी सीरिया के अंदर में। देखो, ये बहुत डिटेल्ड इशू है सीरिया का जो सिविल वॉर है, और इस पे ऊपर मैं जाऊंगा तो कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा, तो अलग से एक वीडियो इसके ऊपर करेंगे सीरियन सिविल वॉर के ऊपर में। अभी समझाने के लिए आप समझ लो कि एक साइड में बशर अल असद है और दूसरे साइड में USA है, और USA किसको सपोर्ट कर रहा है? USA छोटी छोटी मिलिशियाज को सपोर्ट कर रहा है, और वहीं से आइसिस भी खड़ा हुआ था सीरिया के अंदर में। आइसिस की जो पूरी लड़ाई थी वो बशर अल असद के खिलाफ थी, और इसीलिए लोग कहते हैं कि आइसिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट US ने किया है, या आइसिस को बनाया है US ने। जितने जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं, एक्चुअल में अगर आप सीरिया का सिविल वॉर देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आइसिस ने पूरी लड़ाई लड़ी बशर अल असद के खिलाफ में। तो आइसिस के पास पैसा कहाँ से आया, फंड्स कहाँ से आए, इतना सपोर्ट कैसे हुआ, जबकि US वहाँ पर मौजूद था सीरिया के अंदर में? तो आइसिस खड़ा ही कैसे हो पाया एट द फर्स्ट प्लेस? तो वहाँ पर कहा जाता है कि USA ने आइसिस को एक तरीके से खड़ा किया। और दूसरी तरफ बशर अल असद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको सपोर्ट ईरान कर रहा था थ्रू IRGC, और उनको सपोर्ट रशिया कर रहा था। तो बशर अल असद आज की डेट में वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, और वहाँ से आइसिस का तो पूरा ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। दोबारा से रिवाम कर रहा है आइसिस खुद को, लेकिन एक तरीके से पूरा ख़त्म हो चुका है। और जो बाकी मिलिशियाज हैं, छोटी छोटी थी वो, जिनको US सपोर्ट कर रहा था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी बशर अल असद का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सीरिया में। इसीलिए अगर कोई भी वॉर की सिचुएशन आती है जहाँ पर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो क्योंकि ईरान ने सीरिया का हमेशा सपोर्ट किया, इसलिए सीरिया जो है वो पूरी तरीके से ईरान के साइड में जाएगी। तो अभी दो कंट्रीज यानी कि लेबनान और सीरिया दोनों ईरान के साइड में हो गए। थर्ड कंट्रीज में आती है, थर्ड मेजर पार्टनर आता है इसमें इराक। अब अगर इराक की बात करो तो सद्दाम हुसैन इराक के लीडर जब थे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से लेकर के 88 तक में, तो 1980 से 88 तक में ईरान और इराक के बीच में बहुत भीषण वॉर हुए थे। लेकिन वो वॉर जो है वो पानी को लेकर के शुरू हुआ था, और धीरे धीरे फिर वो ऑयल वॉर बना था, क्योंकि सद्दाम हुसैन, आपको पता ही है पूरी इशू क्या था, कि वो अपनी करेंसी बनाना चाहते थे, वो अपनी मोनोपोली बनाना चाहते थे, और इन सबको लेकर के ईरान और इराक में तगड़ा 1980 से 1988 तक में वॉर चला था। और इसके बाद सद्दाम हुसैन के ख़त्म होने के बाद आज की जो इराक की गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से ईरान के साथ अलाइंड है, और वो पूरी तरीके से ईरान को सपोर्ट देती है। तो एक तरीके से आज इराक अगर सपोर्ट करने की बात आए किसी को, अगर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, तो इराक पूरी तरीके से यहाँ पर ईरान का सपोर्ट करेगा। तो इराक, सीरिया, लेबनान, ये सारी कंट्रीज ईरान के साथ में हैं। अब आती है बात जॉर्डन की। अब देखो, जॉर्डन जो है, मैंने आपको बताया था कि 1948 में जब 5 कंट्रीज ने पूरा वॉर छेड़ा था इसराइल के खिलाफ, उनमें से एक जॉर्डन भी था। लेकिन उस 1948 की हार के बाद अब जॉर्डन की जो जनसंख्या है वो 2 मेजर हिस्सों में टूटी है। एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम पॉपुलेशन है, दूसरी बड़ी मात्रा में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अभी की जो गवर्नमेंट है जॉर्डन की, वो पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट। 1970 की एक घटना है कि क्या हुआ था कि जॉर्डन में एक मूवमेंट शुरू किया गया था, प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट, और उस मूवमेंट के खिलाफ वहाँ के जो किंग थे उस समय पर, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उस पूरे मूवमेंट को दबाया था, और कई लोगों की उसमें जान चली गई थी। कहते हैं कि 1500 से 2000 लोग उसमें मारे गए थे, और जॉर्डन के किंग को उसी समय से ऐसा मान लिया गया था कि ये जो हैं ये इस्लाम के खिलाफ हैं, और ये पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 1970 का जो पूरा मामला हुआ था, ये सितंबर में हुआ था, इसीलिए उसको ब्लैक सितंबर ऑफ 1970 कहते हैं, जो कि जॉर्डन की एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके ऊपर कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो किंग जब से इन्होंने उस पूरे रिवॉल्यूशन को दबाया था 1970 के अंदर में, तभी से जॉर्डन की जो पूरी एलिजेंस है वो माना जाता है कि ये पूरी तरीके से इजराइल के साथ में है। तो ये मेजर कंट्रीज थी और ये उनका सपोर्ट था।
अब मिडिल ईस्ट के अंदर में आप सऊदी अरेबिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। और दूसरी जो अगली मेजर कंट्री आती है, छठवीं, वो है सऊदी अरेबिया। अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि पूरे बिजनेस माइंडेड कंट्रीज हैं। ये कभी इन्होंने अग्रेसर का रोल प्ले नहीं किया सऊदी अरेबिया ने मिडिल ईस्ट के अंदर में। और इसीलिए सऊदी अरेबिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि इस पूरे रीजन में पीस ला सकती है और एक पीस मेकर का काम कर सकती है। तो आई होप आपको ये पूरा डायनेमिक्स जो है मिडिल ईस्ट की समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।